इंडिया में मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द ड्रीम जॉब है पीएसयू का जॉब। और काफी सारे लोगों को लगता है कि गेट एग्जाम के थ्रू ही पीएसयू में जाया जा सकता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गेट के अलावा और भी ऑप्शंस है। सो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ पीएसयू के बारे में, पीएसयू में कैसे एंट्री लिया जाता है और बहुत सारे डिटेल्स। सो माय नेम इज सुवर्ण, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, पीएसयू क्या होता है, पीएसयू का कुछ एग्जांपल्स जिनको पता नहीं है कि कौन कौन सा पीएसयू एग्जिस्ट करता है। फिर पीएसयू का कुछ टाइप्स होता है, तो उन टाइप्स को हम लोग देखने वाले हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ पीएसयू बेस्ड ऑन स्टेटस, ठीक है। फिर पीएसयू में जाने के लिए आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, और पीएसयू में कैसे आप सिलेक्ट होने वाले, इसका सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या है, इसका प्रमोशन स्ट्रक्चर कैसा है, और आपको कितना सैलरी मिलने वाला है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जो कुछ भी कर रहे हैं सैलरी के लिए ही कर रहे हैं। आपका मेन मकसद है पैसा कमाना। उसके बाद एडिशनल बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलने वाला है, मतलब सैलरी के अलावा आपको और क्या क्या चीज़ मिलने वाला है पीएसयू का नौकरी में। देन पीएसयू रिक्रूटमेंट बाय इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, मतलब कौन कौन सा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कौन कौन सा पीएसयू रिक्रूट करता है, तो वो भी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि इसका क्या क्या लिमिटेशंस है, क्योंकि हर जॉब का कोई अच्छा चीज़ होता है और कुछ बुरा चीज़ होता है। तो पीएसयू का जो जॉब है उसमें बुराई क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, पीएसयू क्या होता है। तो पीएसयू का जो फुल फॉर्म है दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जिसमें गवर्नमेंट का जो पार्ट है वो 51% से ज़्यादा है, तभी वो पीएसयू बनता है, ठीक है। अब ये पीएसयू बनाया क्यों गया, देखिए हर जगह या हर चीज़ में प्राइवेट कंपनीज काम नहीं कर सकते। कुछ होता है नेशनल काम, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट का काम होता है। तो वहां पर जो नेशनल डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट उन कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिला के एक कंपनी बनाता है, तो उसी को पीएसयू कहा जाता है, ठीक है। तो इसका मेन फोकस है नेशनल डेवलपमेंट करना। अब किस तरह का डेवलपमेंट करते हैं या क्या करते हैं वो हम आगे देखते हैं। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, तो जैसे ऑयल सेक्टर है, ठीक है, क्योंकि ऑयल तो एक नेचुरल रिसोर्स है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का हक है। और वहाँ कुछ प्राइवेट सेक्टर को तो काम में लगाना ही पड़ेगा, तभी वहाँ से ऑयल निकाला जाएगा या फिर ऑयल का प्रोसेसिंग होगा या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ऑयल सेक्टर में पीएसयू है। कौन कौन सा पीएसयू है, जैसे ओएनजीसी है, आईओसीएल है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, गेल है, ठीक है। तो इससे आपको एक रफ आइडिया लग चुका होगा। देन पावर सेक्टर में कौन कौन सा पीएसयू है, एनटीपीसी है, पीजीसीआई है, पीजीसीआईएल है, एनएचपीसी है, एसजेवीएन, ये सारे हैं। देन आप डिफेंस सेक्टर में देख सकते हैं बीएल, बीडीएल, एचएएल, एमडीएल। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई, तो इसका नाम आई थिंक सब लोगों ने सुना होगा। मतलब रोड पे तो आप चलते ही होंगे, कभी ना कभी नेशनल हाईवे में तो चले ही होंगे, मतलब चले मतलब ट्रेवल किए होंगे। तो ये सारे हैं। उसके अलावा राइट्स है, इरकॉन है। और माइनिंग सेक्टर, क्योंकि माइनिंग सेक्टर भी हमारा नेचुरल रिसोर्स वाला पार्ट है जिसमें गवर्नमेंट का परसेंटेज रहता है, तो उसमें भी आपका कोल इंडिया, देन एनएमडीसी, ठीक है। तो ये सारे पीएसयूज है। यहाँ मैं कुछ ही पीएसयूज का नाम लिखा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है बस यही पीएसयूज एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा भी बहुत सारे पीएसयूज है। तो आपको थोड़ा गूगल में सर्च कर लेना कि और कौन कौन सा पीएसयू है, ठीक है। बाकी आगे हम बताने वाले कौन कौन सा डिपार्टमेंट वाइज कौन कौन सा पीएसयू है, उसमें भी हम एक मेजर जो पीएसयूज है उनका एक लिस्ट आपको दे देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पीएसयू। तो दो तरह का पीएसयू है, एक है आपका सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और दूसरा है स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो इसका मतलब आपको समझ ही आया होगा, मतलब एक को सेंट्रल चलाता है, दूसरे को स्टेट चलाता है। जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, तो उसमें कौन कौन सा है, एनटीपीसी है, ठीक है। फिर आपका ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये मैं आपको एक मतलब थोड़ा एग्जांपल देके बता दिया कौन कौन सा है। और स्टेट पीएसयूज का मतलब क्या है, जो जैसे वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो किसी भी स्टेट का जो इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसको जैसे वेस्ट बंगाल में ये है WBSEDCL करके, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, तो ये एक स्टेट पीएसयू है। वैसे महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी, ठीक है।
तो ऐसे स्टेट पीएसयू और सेंट्रल पीएसयू होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पीएसयूज बेस्ड ऑन स्टेटस। ठीक है, तो जो ओवरऑल पीएसयूज है जितने भी सारे, उनको हम मेजरली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है महारत्न पीएसयू, ये हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ पीएसयूज है। ठीक है, अगर आप यहाँ जॉब करते हैं तो आपको मैक्सिमम सैलरी मिलने वाला है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट पैकेज आपको यहीं पर मिलने वाला है। तो इसका फीचर क्या है, क्यों ये महारत्न पीएसयू बनाया? क्योंकि इसका लार्ज प्रॉफिट्स एंड टर्नओवर है, ग्रेटर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है और बिगेस्ट गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, तो इसीलिए ये महारत्न कहा जाता है इसको। इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे ओएनजीसी हो गया, फिर एनटीपीसी, ये आईओसीएल है एक्चुअली। ठीक है, ये आईओसीएल है, देन बीपीसीएल, कोल इंडिया, पावर ग्रिड। सो दीज आर योर महारत्न पीएसयूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस नवरत्न पीएसयू, ये सेकंड कैटेगरी है। ठीक है, तो ये महारत्न से थोड़ा नीचे है। ठीक है, मीडियम कैटेगरी का आता है। सो दैट इज नवरत्न पीएसयूज, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पीएसयूज विद कंसिडरेबल ऑटोनॉमी। ठीक है, तो इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे बीईएल हो गया, देन ईआईएल, देन आपका कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी जो नैल्को आप जानते हैं। सो दीज आर नवरत्न पीएसयूज। एंड पीएसयूज में से सबसे नीचे जो आता है 2000 मिनी रत्ना पीएसयूज। ठीक है, तो मिनी रत्ना पीएसयूज में आपका स्मॉलर प्रॉफिटेबल पीएसयूज, जिसमें प्रॉफिट कम आता है, तो वो क्या कौन कौन सा है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेल टेल, देन आपका मेकॉन। ओके, सो आपको आई थिंक समझ आया होगा कि महारत्ना, फिर नवरत्ना, उसके नीचे है मिनी रत्ना। ठीक है, उसके हिसाब से आपका सैलरी भी वैसे ही मिलता होगा, आप जिसमें काम करते होंगे तो उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलता होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको पीएसयू का जॉब करना है तो पीएसयू में जॉब करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात करते हैं तो आपके पास या तो बीई होना चाहिए, या फिर बीटेक होना चाहिए, या फिर इंटीग्रेटेड कोई इंजीनियरिंग डिग्री, लाइक बीटेक एमटेक डुअल डिग्री हो सकता है, या फिर इंटीग्रेटेड एमटेक, ऐसा जो भी डिग्री हो, मतलब आपके पास एक यूजी डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग के फील्ड में। ठीक है, फ्रॉम एआईसीटी और यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अब रिकॉग्नाइज्ड मतलब काफ़ी सारे लोग मतलब सोचते हैं कि बहुत फेमस इंस्टीट्यूट होना चाहिए क्या, लाइक आईआईटी, एनआईटी, या ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है एआईसीटी या फिर यूजीसी में रजिस्टर्ड है, ऐसा कोई कॉलेज चलेगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नेशनलिटी की बात करें तो मास्ट बी एन इंडियन सिटीजन। अगर आप इंडियन है तभी आप पीएसयू के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था उसी का एक पार्ट है कि आपका जो मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए वो 60 to 65% होना चाहिए, और एसटी/एससी के लिए कुछ रिलैक्सेशन रहता है। ठीक है, ये तो परसेंटेज में दिया हुआ है, बट मैं आपको सीजीपीए में बता देता हूँ। तो सीजीपीए में ये 6.5 सीजीपीए मांगता है। ठीक है, आपका सीजीपीए मिनिमम 6.5 होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो अब अगर स्टार्टिंग का मैं बात करूं फ्रेशर्स के लिए, तो जितने भी सेंट्रल पीएसयूज है वो मोस्टली 27 या 28 ईयर्स मांगता है। ठीक है, और जो स्टेट पीएसयूज है वो कुछ हद तक 30 ईयर्स तक भी मांग लेता है। ठीक है, मतलब अलाउ कर देता है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि स्टेट पीएसयूज 32 ईयर्स तक भी बोल देता है, बट वो कम नंबर पे है और वो थोड़ा नीचे का कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब एज रिलैक्सेशन का अगर बात किया जाए तो ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है और एसटी/एससी को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप इसी को सेटिस्फाई करते हैं तभी आप पीएसयू के लिए सोचिए, वरना इसमें अगर कोई भी आपका नहीं है, लाइक आपका सीजीपीए 6.5 से कम है, तो फिर आप इसको छोड़ दीजिए, पीएसयू का जॉब मत करिए, कुछ और चीज़ें देख लीजिए। ठीक है, अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस का बात करते हैं कि कैसे आप पीएसयू में सिलेक्ट हो सकते हैं। तो इसका 3 तरीका है। ठीक है, 3 प्रोसेस है, इसमें से किसी भी एक से आप सिलेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले है थ्रू गेट, दूसरा है पीएसयू का ओन एग्जाम, तीसरा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले गेट के थ्रू। ठीक है, गेट के थ्रू कौन कौन सा पीएसयू रिक्रूट करता है? ओएनजीसी हो गया, आईओसीएल, एनटीपीसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, गेल, पीजीसीआईएल, एनएचपीसी, और भी काफी सारे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो यहाँ पर तो वो नाम में लिखा ही नहीं, एनपीसीआईएल। ठीक है, एनपीसीआईएल सबसे ज्यादा रिक्रूट करता है गेट के थ्रू। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप गेट में अपीयर कीजिए, मतलब गेट का एग्जाम लिखिए, फॉर्म भरिए, एग्जाम लिखिए। उसके बाद आपको पीएसयू का जो फॉर्म है उसको भी भरना है। ठीक है, पीएसयू, उसके बाद पीएसयू शॉर्ट लिस्ट करेगा। अब वो लोग कोई एक गेट स्कोर को कट ऑफ
मार्क करेगा, मतलब पीएसयू अपना, कि हम लोग इस साल मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए 750 गेट स्कोर तक ले रहा है, तो 750 गेट स्कोर तक जितने लोग हैं तो उनको शॉर्ट लिस्ट कर दिया। अब उसके बाद वो लोग ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाएगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई पीएसयू आपको जीडी के लिए बुलाए। कुछ ही पीएसयू होगा जो आपको जीडी के लिए बुलाएगा, वरना दूसरा जो आपका पीएसयू होगा वो सारे के सारे पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, ठीक है। तो आप इन दोनों में अपियर किए, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप मेडिकली फिट पाया गया तो उसके बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है। अब फाइनल मेरिट लिस्ट किस हिसाब से बनाया जाएगा, तो इसमें आई थिंक 85% जो होता है तो वो गेट का स्कोर लिया जाता है, उसके साथ कुछ 15% जो होता है इसमें जीडी प्लस पीआई, ठीक है, जीडी प्लस पीआई, तो पर्सनल इंटरव्यू और जीडी का मार्क्स मिला के तो इसके थ्रू फिर से एक मेरिट लिस्ट निकाला जाता है और उसी मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। सो दिस इज द मेथड थ्रू गेट आप कैसे पीएसयू में नौकरी पा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पीएसयू का ओन एग्जाम के बारे में। ये दूसरा तरीका है। तो काफ़ी सारे पीएसयूज है, जैसे एएआई मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देन ईसीआईएल, रेलटेल, भेल, ठीक है। भेल तो गेट से भी लेता है, यहाँ से भी लेता है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भी लेता है, तो तीनों तरीके से लेता है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इनका कुछ पीएसयूज का एग्जाम होता है, रिटेन टेस्ट होता है, ठीक है। रिटेन मतलब आपको एक पेपर दिया जाता है, उसमें कुछ सवाल होगा, उसको लिखना होता है। और कुछ पीएसयूज का होता है सीबीटी मोड में, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू उनका एग्जाम होता है। उनका अलग से फॉर्म निकलता है, तो उस फॉर्म को आपको फिल करना होता है और कोई एक सर्टेन टाइम पे उसका एग्जाम होता है। बस वो गेट जैसे ही होता है, मतलब गेट का सिलेबस अगर आप पढ़ के जाएंगे तो सेम ही सवाल वहाँ पूछने वाले हैं, मतलब सिमिलर जैसे सवाल इस सीबीटी मोड में या फिर रिटन एग्जाम में पूछने वाले हैं। तो ये था आपके पीएसयू के ओन एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट, ठीक है। इसके लिए जो भी नोटिफिकेशन वो आपको टाइम टू टाइम जो पीएसयू है उसके वेबसाइट पे चेक करते रहना है कि कब इसका वैकेंसीज निकल रहा है। अब तीसरा जो तरीका है वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये सारे कॉलेजेस में नहीं होता है, ठीक है। ये कहाँ जाता है, आईआईटीज में जाता है, ठीक है, एनआईटीज में जाता है, बस इन्हीं कॉलेजेस में, और कुछ एक दो टीयर 1 इंस्टीट्यूट होगा जिसमें जाके ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करता है। तो यहाँ पर जैसे कैंपस प्लेसमेंट होता है, बहुत सिंपल है कि आप पहले एप्लीकेशन देते हैं तो एप्लीकेशन का स्क्रीनिंग होगा, उसके हिसाब से फिर इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। अगर आपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर दिया तो इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बट वहीं मैं जो बताया कि अगर आप आईआईटी एनआईटी में है तभी आपके लिए ये मतलब काम करेगा, वरना आपका जो कोई भी आप लोकल कॉलेज में पढ़ रहा है या कहीं और पढ़ रहा है तो फिर ये आपका काम का नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका प्रमोशन स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आप प्रमोशन स्ट्रक्चर को समझेंगे तभी आप सैलरी वगैरह समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए, जब आप स्टार्ट करेंगे तो या तो आप एज ए जीईटी स्टार्ट करेंगे या फिर आप एज ए एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, दोनों में से कोई एक। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप गेट के थ्रू गेट के थ्रू अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आपका ज़्यादा चांस है कि आप E1 ग्रेड से चालू करेंगे, ठीक है। मतलब E1 ग्रेड पे आपका स्टार्टिंग होगा। बट मैं कहा कि ज़्यादातर केस में, कुछ केसेस होता है जहां पर आपको एज ए जीईटी लिया जाता है, मतलब जिनका सामने एकदम मेरिट लिस्ट पे नाम आ गया तो वो लोग E1 पे चला गया, बट जिनका नाम थोड़ा पीछे रह गया, ठीक है, बट वो भी अच्छे स्टूडेंट है तो उनको जीईटी के फॉर्म में रखा जाता है, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। तो इनका 1 साल का ट्रेनिंग होता है, तो इनका 1 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ये लोग भी E1 पे आ जाता है, ठीक है। मतलब ये स्टार्टिंग से E1 में है, ये स्टार्टिंग से मतलब 1 साल बाद E1 पे आता है, ठीक है। और अगर आप पीएसयू का ओन एग्जाम का बात करें तो पीएसयू का ओन एग्जाम के थ्रू जितने भी लोग आते हैं वो सब जीईटी के थ्रू ही स्टार्ट करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है वहां पर भी जितने लोग आते हैं वो सब जीईटी से ही स्टार्ट करता है। तो वो लोग 1 साल काम करने के बाद एग्जीक्यूटिव ट्रेनी बन जाते हैं। तो ऐसे आपका प्रमोशन होता है, पहले जीईटी, फिर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर E2 ग्रेड, फिर डिप्यूटी मैनेजर E3, फिर मैनेजर E4 में आता है, देन सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डायरेक्टर, और फिर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये आपका प्रमोशन स्ट्रक्चर है। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा प्रमोशन स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब हम लोग सैलरी स्ट्रक्चर का बात करते हैं, ठीक है। अगर आप E1 ग्रेड पे है, मैं जीईटी का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, E1 का बात कर रहा हूँ, जिनको E1 मिल चुका है तो उनको 40,000 से लेके 1,40,000 के बीच में
ये उनका पे स्केल रहता है बेसिक पे का, मैं बेसिक पे का बात कर रहा हूँ, ठीक है। और या फिर आपका 50,000 से लेके 1,60,000 के बीच में रहेगा। अब इसका मतलब क्या है, ये काफ़ी सारे लोग समझते नहीं है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। देखिए, मतलब ये कोई एक पर्टिकुलर पीएसयू के लिए, ये कोई एक पर्टिकुलर पीएसयू के लिए, ठीक है। हो सकता है कि ये वाला जो नीचे वाला जो है ये आपका महारत्न पीएसयू के लिए है, ठीक है, महारत्न। और ये जो है ये शायद आपका नवरत्न के लिए होगा या फिर मिनी रत्न के लिए होगा, ठीक है। अब ये जो 50,000 लिखिए, मैं एक बार लिख देता हूँ, 50,000 से लेके 1,60,000, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब आप स्टार्ट करेंगे इस पोस्ट पे, मान लीजिए आपका पहले आप E1 ग्रेड पे गया, तो तब आपका सैलरी जो होगा बेसिक पे वो 50,000 होगा। बट जब आप इस कंपनी से रिटायरमेंट लेंगे, फॉर एग्जांपल आप 60 ईयर्स का एज में आपका रिटायरमेंट हो रहा है, तो उस समय पे आपका जो सैलरी होगा वो होगा 1,60,000, ठीक है। मतलब ये आपका बेसिक पे का रेंज, मतलब आपका स्टार्टिंग डेट से लेकर एंडिंग डेट तक ये रेंज है आपका, ठीक है। ये है आपका बेसिक पे। तो क्या उस समय पे आपका सैलरी 1,60,000 होगा जब आप रिटायर करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। मतलब ये बेसिक पे, इसके ऊपर कुछ एडिशनल्स भी मिलता है, उसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ। तो वो सब मिला के आपका सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। बट अगर मैं एक फ्रेशर के लिए बात करता हूँ, तो कुछ जो एडिशनल है, तो उन एडिशनल्स को अगर मैं मिला लूँ, तो उसके बाद आपको इन हैंड सैलरी कितना मिलता है, वो 70,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में रहता है। क्योंकि ये पीएसयू टू पीएसयू वेरी करता है, इसके ऊपर से आपका पोस्टिंग कहाँ पर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो काफ़ी सारे चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से आपका जो इन हैंड सैलरी है वो वेरी करता है। अब एडिशनल बेनिफिट्स क्या क्या मिलता है आपको इस जॉब में। तो सबसे पहले देखिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलता है, मतलब आपका और आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, आपका माता पिता, या फिर अगर आप शादी करते हैं तो आपका वाइफ, बच्चे, इन सब का जो मेडिकल फैसिलिटीज़ का जितना भी कॉस्ट होगा वो सब ये कंपनी पे करने वाला है, ठीक है। इसके अलावा आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलने वाला है। और अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस नहीं देता, तो इसका मतलब वो आपको कंपनी में क्वार्टर देता है, तो क्वार्टर में आपको रहने को मिलेगा। देन कंपनी एकोमोडेशन, ये तो मैं ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक ही मिलने वाला है, या तो आपको एकोमोडेशन दिया जाएगा या फिर आपको हाउस रेंट अलाउंस दे दिया जाएगा। देन आपका डियरनेस अलाउंस, जो डीए कहते हैं, प्रोविडेंट फंड मिलने वाला है आपको, पीएफ, ग्रेजुएटी, मतलब ये सब तो आपको तब मिलेगा ना जब मतलब आपके लिए कुछ पैसा कंपनी बैंक में जमा करता रहेगा, जो कि सेविंग्स होता रहेगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट आता रहेगा, जो कि आपको मतलब रिटायरमेंट के बाद आपका बेनिफिट्स के लिए दिया जाएगा तब, ठीक है। देन आपका लीव ट्रैवल कंसेशन, कुछ मतलब पेड लीव्स वगैरह मिलने वाला है। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो उसको कुछ बोनस वगैरह मिलता है। फिर आप जो न्यूज़पेपर, टेलीफोन या फिर अदर अलाउंसेस के लिए भी आपको दिया जाएगा पैसा, ठीक है। मतलब एक ह्यूमन बीइंग का जितना भी नीड है, पैसे का नीड है, जितने भी सारे डेली लाइफ का काम करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब कौन सा पीएसयू कौन सा इंजीनियरिंग डिसिप्लिन को रिक्रूट करता है, उसका मैं एक चार्ट दिखाने वाला हूं। बट वो चार्ट दिखाने से पहले मैं थोड़ा आपको कोड बता देता हूं, क्योंकि सारे लोगों को कोड तो पता नहीं होगा, क्योंकि वो चार्ट देख के समझ नहीं पाएगा। तो आप कोड का मीनिंग समझ लीजिए। अगर एमए लिखा है तो इसका मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। सी मतलब सिविल इंजीनियरिंग, डबल ई मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिर सीएस का मतलब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और सीएच मतलब केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। आईएन का मतलब है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, एमटी मतलब मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, और एमएन मतलब माइनिंग इंजीनियरिंग, ठीक है। अब चलिए चार्ट पे चलते हैं, ये आप अच्छे से एक बार देख लीजिए या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए ये चार्ट है, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पर जो ग्रीन है तो उन डिपार्टमेंट्स को सिलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ओएनजीसी का बात करूं, तो आप इस चार्ट को देखिए, ये मैकेनिकल पे यस लिखा है, मतलब ये मैकेनिकल को भी रिक्रूट करता है। देन आपका इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस और केमिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इन डिपार्टमेंट्स को रिक्रूट करता है, ठीक है। ऐसे आप किसी भी कंपनी का देख सकते हैं वो किसको किसको रिक्रूट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एनएमडीसी का बात करूं, तो एनएमडीसी किसको रिक्रूट करता है, यहाँ देखिए मैकेनिकल को रिक्रूट करता है। देन ये इलेक्ट्रिकल को रिक्रूट करता है, फिर ये मेटलर्जी और माइनिंग को भी रिक्रूट करता है, ठीक है। तो इस चार्ट से आपको समझ आएगा कि कौन सा पीएसयू कौन कौन सा डिसिप्लिन को रिक्रूट करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर योर रेफरेंस, आपको फ्यूचर में कभी देखना पड़े तो डायरेक्टली आप इस स्क्रीनशॉट को देख के आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सा पीएसयू किसको रिक्रूट कर रहा है। और आप कौन सा डिपार्टमेंट से है ये भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, तभी मुझे पता चलेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट से ज़्यादा बच्चे मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं और कौन सा बच्चे पीएसयू के लिए तैयार है या फिर प्रिपरेशन कर रहा है। अब
फाइनली हम लोग जिस बारे में बात करेंगे दैट इज लिमिटेशन, मतलब हर जॉब का एक अच्छा चीज़ होता है, एक बुरा चीज़ होता है। तो पीएसयू जॉब का जो बुरा चीज़ वो क्या है, तो सबसे पहली बात स्लो प्रमोशन ग्रोथ होता है। मतलब इसमें आपका लगभग ऑलमोस्ट हर 4 साल में आपका प्रमोशन होता है। आप कितना भी अच्छा काम करें 4 साल के बाद ही आपका प्रमोशन होगा। मतलब आप चाहे काम करें या ना करें तो आपका 4 साल के बाद ही होगा प्रमोशन। तो इसमें थोड़ा इशू है कि स्लो प्रमोशन ग्रोथ होता है। और एक होता है फ्रीक्वेंट ट्रांसफर। अगर आप बेसिकली हर 4 साल में आपका ट्रांसफर होता रहता है, इवन कभी कभी उससे कम समय में भी होता है, कभी कभी उससे ज़्यादा समय में भी होता है। जैसे जितना मैं जानता हूँ आईओसीएल का मुझे पता है, तो आईओसीएल में जो लोग मार्केटिंग डिवीजन में काम करते हैं उनका हर 4 साल में ट्रांसफर होता रहता है, बट जो रिफाइनरी में काम करते हैं उनका 8 साल में एक बार ट्रांसफर होता है। तो इसमें थोड़ा इशू रहेगा कि आप फैमिली लेके एक जगह से दूसरी जगह जाना, सारे सामान लेके, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। और रिमोट और डिफिकल्ट, देखिए सारे जो पीएसयू का जॉब को मैं रिमोट नहीं बोलूंगा, बट मेजोरिटी जो जॉब्स होता है पीएसयू का वो थोड़ा रिमोट लोकेशन पे होता है और डिफिकल्ट लोकेशन पे, ठीक है, वहाँ रहना थोड़ा मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई माइनिंग कंपनी में जा रहे हैं तो वो थोड़ी ना कोई शहर में होगा, वो तो ऐसे जगह होगा जहाँ माइंस होता है, वहाँ थोड़ा रूरल एरियाज होगा वहाँ पर। और स्टैटिक जब मतलब आपको कोई एक पोस्ट पे जब जाते हैं आप किसी भी पीएसयू में, तो आपको डे 1 पे सिखाया जाता है कि ये काम करना पड़ेगा। और आप जितने दिन वो पोस्ट में रहेंगे तो आपको वही सेम काम रिपीटेडली करता रहेगा। इसमें कोई मतलब दिमाग लगाने वाला चीज़ नहीं है, मतलब डायनामिक काम नहीं है, बहुत ही स्टैटिक जॉब है, ठीक है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक तरीका चीज़ें हैं इस जॉब में। आई होप कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा पीएसयू के बारे में। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। और आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आपका ड्रीम पीएसयू कौन सा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।